हमारे साथ हैं उसामा जमील अहमद, नीदरलैंड में होते हैं। पाकिस्तान से गए 2-3 साल पहले। इनको क्यों पाकिस्तान से जाना पड़ा और आजकल भी पाकिस्तान से बाहर पढ़े लिखे लोगों का, इंजीनियर्स का, डॉक्टर्स का जाने का रुझान है। मेरे जाने की मेन वजह जो थी वो 2 से 3 थी। सबसे पहली वजह जो थी इकोनॉमी अनस्टेबिलिटी। उसमें यह है कि आपका जो है वो डॉलर बढ़ी जा रहा है और हमें इधर पाकिस्तानी रुपए में तनख्वाह मिलती थी, इस वजह से हम इन्फ्लेशन का शिकार हैं। मेरे लिए एक पॉइंट ऑफ वरी था कि क्योंकि इधर सारे जो IT कंपनी के माने वो तो डॉलर में तनख्वाह नहीं देते, वो तो आपको पाकिस्तानी रुपये में तनख्वाह देते। सेकेंड जो पॉइंट है वो है ऑब्वियसली हेल्थ या जो हमारी खुराक और ये सिक्योरिटी के मामला हैं। मैं गांव में नहीं रह रहा, मैं लाहौर जैसे शहर में रह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं खालिश दूध पीऊँ। मैं 200 रुपये लीटर देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन वो मुझे एक दिन मिलेगा, दूसरे दिन वो दूध नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं उसामा जमील अहमद, नीदरलैंड में होते हैं। हाँ, वही नीदरलैंड जहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान गए थे। वहाँ से उन पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने कुछ चोरी की है, एडमिन नॉलेज चोरी किया है, और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को उसी मुल्क में 3 साल की सज़ा भी हुई थी, जो बाद में ख़त्म कर दी गई। डॉक्टर कदीर खान ने उस केस को लड़ा था। उसामा जमील वहाँ पे होते हैं, IT एक्सपर्ट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। पाकिस्तान से गए 2-3 साल पहले। इनको क्यों पाकिस्तान से जाना पड़ा और आजकल भी पाकिस्तान से बाहर पढ़े लिखे लोगों का, इंजीनियर्स का, डॉक्टर्स का जाने का रुझान है। इस हवाले से पहला सवाल उसामा जमील से हमारा यही होगा, लेकिन उससे पहले भी हम जिस जगह पर बैठकर ये वीडियो बना रहे हैं, उमूमन हम ऑफिस के अंदर वीडियो बनाते हैं, लेकिन इस वक्त लाइट गई हुई है। सबसे पहले उसामा जमील से ये पूछते हैं कि वहाँ पे लाइट का क्या सिस्टम है, क्या इसी तरह से जाती है? नहीं, लाइट तो उधर कभी नहीं गई। अगर कभी जाए भी तो वो प्रॉपर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो तो प्री इन्फॉर्म पहले लेटर आता है कि इस दिन इस टाइम पे लाइट जाएगी। वो भी मेरा ख्याल है जब से मैं उधर गया हूँ तो एक आधी दफ़ा ही हुआ, उसके अलावा नहीं। अभी आप देख रहे थे पाकिस्तान से 1 साल में कितने एक्सपर्ट बाहर चले गए? अभी मैं देख रहा था एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक वो रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक 7,65,000 पाकिस्तानी जो हैं 2022 में मुल्क से बाहर गए हैं, जिसमें से तकरीबन 92,000 जो हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर्स और IT के लोग हैं जो कि जॉब से प्रॉपर मूव हुए हैं, और तकरीबन कोई 2.5-3 लाख जो है वो ऐसे हैं जो कि जॉब ढूंढने के लिए मुल्क से बाहर गए। अच्छा, आप कब गए मुल्क से बाहर? मैं 2020 के एंड पे। अच्छा, आपको क्यों जाना पड़ा कि आप पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों के लिए जैसे एक्सपर्ट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं? अपॉर्चुनिटीज़ हैं IT के लिए, तो स्पेशली पाकिस्तान में एज़ कम्पेयर टू अदर शोबे जो हैं वो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेरे जाने की मेन वजह जो थी वो 2 से 3 थी। सबसे पहली वजह जो थी इकोनॉमी अनस्टेबिलिटी। ठीक है, उसमें यह है कि आपका जो है वो डॉलर बढ़ी जा रहा है और हमें इधर पाकिस्तानी रुपए में तनख्वाह मिलती थी। ठीक है, और जिस वजह से हम इन्फ्लेशन का हम सब शिकार हैं, और जो कि मेरे लिए एक पॉइंट ऑफ वरी था कि क्योंकि इधर सारे जो IT कंपनी के मालिकान हैं वो तो डॉलर में तनख्वाह नहीं देते, वो तो आपको पाकिस्तानी रुपये में तनख्वाह देंगे। और सेकंड जो पॉइंट है वो है ऑब्वियसली हेल्थ या जो हमारी खुराक और ये सिक्योरिटी के मामला हैं। ठीक है, कि अगर मैं गांव में नहीं रह रहा, मैं लाहौर जैसे शहर में रह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं खालिश दूध पीऊँ। मैं 200 रुपये लीटर देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन वो मुझे एक दिन मिलेगा, दूसरे दिन वो दूध नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा। ठीक है, तो आपको हर चीज़ के लिए एक मेहनत करनी पड़ती है। आप क्या भैंस अपनी लेंगे, आप कौन सी चीज़ की फैक्ट्री लगाएंगे खालिश चीज़ें हासिल करने के लिए। अच्छा, वहाँ दूध खालिश मिल जाता है? वो क्या, कैसे, वो बिल्कुल कैसे यकीन कर लिया जाता है कि वो खालिश दूध? वहाँ पे 2 फॉर्म्स हैं। एक तो ऑब्वियसली आप एक किसी प्रॉपर डेयरी से जाके भी अपने गैलन में दूध दे सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि वो फूड क्वालिटी कंट्रोल जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है उधर ऐसे नहीं है कि आप इंस्पेक्टर को रिश्वत दे के जो है लाइसेंस ले लें। हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो वहाँ पे इन मसाइल को आपने कैसे देखा है या नहीं है? वहाँ पे मसाइल और तरह के हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो डिफरेंट मुल्क है। जहाँ तक बात रही एजुकेशन की, पाकिस्तान और उधर की एजुकेशन का तो करीब से कोई ताल्लुक, मैं कंपैरिजन बनता ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमारा इवन कि मैंने पाकिस्तान से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ के गया था और मैंने पाकिस्तान में 8-9 साल जॉब करके गया। ठीक है, और
लेकिन वहाँ का जो ग्रेजुएट, इवन के वहाँ का स्कूल का तालिब इल्म जो है वो मेरे से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा उसकी नॉलेज है और लॉजिकल थिंकिंग है हमसे कई बेहतर। तो उस मामले में तो पढ़ाई के मुकाबले में तो मैं कहूँगा कि ज़ीरो और मुआवजा बनता ही नहीं है। ठीक है, जहाँ तक बात रही हेल्थ वाले सेक्शन की, हेल्थ के सेक्शन में ना दो चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। पाकिस्तान में हेल्थ का इस तरह है कि अगर आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं, डॉक्टर को फीस दें, फ़ौरन चेक करवा लें और सारा कुछ फ़ौरन हो जाएगा। आप कहेंगे मुझे टीका लगा दो, वो फ़ौरन टीका भी लगा देगा आपको। लेकिन वो चलते हैं बाय बुक उधर के डॉक्टर्स, वो आपको प्रॉपर जो है ना, आपको अवॉइड करेंगे मेडिसिन देने में। वो कहेंगे कि आप जो है ना अपनी इम्यूनिटी से अपने आप को आपकी हेल्थ रिकवर हो, मतलब, और ज़्यादा से ज़्यादा वो जो दवाई देंगे खांसी के लिए या ज़ुकाम के लिए या मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, वो देंगे आपको पैरासीटामोल, क्या पैरासीटामोल ले लें, ठीक है। इसके अलावा आपने और मेडिसिन नहीं लेनी, क्योंकि वो आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं दवाई ना दे के, जो कि पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि हमें ये जो है फील होता है कि वो दवाई नहीं दे रहे, तो हमें जब तक दवाई ना मिले हमें सुकून नहीं मिलता, या टीका ना लगे तो हमें कहते हैं कि यार ये डॉक्टर ठीक नहीं है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है कि वो दवाई देने पे खुदा ना खास अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, हाँ, या वो बच्चे की ज़िंदगी के लिए, हाँ, तो अगर इस तरह की जो वहाँ का सिस्टम है वो इस तरह के सिस्टम्स के लिए बेस्ट है। अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी जैसे कि कैंसर या इस तरह का की बीमारी हो जाती है जो कि आपकी जानलेवा साबित हो सकती है, उस लिहाज से उनका मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है, और वो प्रॉपर केयर है और प्रॉपर जो है उनके डॉक्टर हैं और सारे मामला है, और वो इंश्योरेंस में कवर्ड होता है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो मामला है पाकिस्तान में मेडिकल में आपको जायदादें तक बेचनी पड़ जाती है किसी का इलाज करवाने के लिए। वहाँ पे दो तरह की इंश्योरेंस होती है, एक होती है मेडिकल इंश्योरेंस जो कि आपने खुद पे करनी होती है, जो कि आप खुद अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करते हैं, और जो बाय लॉ जो है वो रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने वहाँ पे रहना है तो आपने मेडिकल इंश्योरेंस लेनी है, वरना आप लॉ तोड़ रहे हैं कंट्री में, ठीक है। तो उसी में फिर सारा इलाज है, उसमें ही सारा इलाज होता है। अच्छा, बाकी इस चीज़ की हमें समझ आ गई। बाकी आपने एजुकेशन के हवाले से मैंने बात की थी, असल में मेरा मकसद उसमें भी यही था कि बच्चों की एजुकेशन वहाँ पे क्या है। बच्चों की एजुकेशन का जो सिस्टम है वो ये है कि वहाँ पे ऑलमोस्ट जो सारे स्कूल जो हैं वो सरकारी स्कूल हैं, और सारे स्कूल जो हैं वो अच्छे हैं, ठीक है, और सब वहीं पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल भी हैं, लेकिन वो आम बंदे की, वो बहुत एलीट क्लास लोगों के लिए जो वहाँ पे जाते हैं। अच्छा, जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं जो कि गवर्नमेंट और म्यूनसिपैलिटी के साथ कोलैबोरेटेड हैं, वो क्या देखते हैं कि आपकी और आपकी बीवी की जॉइंट इनकम, फैमिली इनकम कितनी है, ठीक है, वो उस हिसाब से आपकी फ़ीस डिसाइड करते हैं सब्सिडाइज। वो भी फ़ीस में जो वो अमाउंट ले रहे होते हैं वो बच्चे का दोपहर के खाने के पैसे होते हैं, कि बच्चे को जो लंच देते हैं वो उसके चार्जेस होते हैं, या जो कुछ एक्टिविटीज़ करवानी होती हैं उसके चार्जेस होते हैं, जो कि तकरीबन 20 यूरो से 60-70 यूरो के दरमियान में लाया कर रहे होते हैं। जिनकी तनख्वाह ज़्यादा होती है वो ज़्यादा पैसे देते हैं, जिनकी तनख्वाह कम होती है स्टैंडर्ड एक ही है, स्टैंडर्ड एक ही बच्चों, ठीक है। अच्छा, स्कूल भी एक जैसे ही हैं, जैसे हमारे यहाँ वो फलां ग्रामर स्कूल है, फलां अमेरिकन स्कूल है, वहाँ प्राइवेट है कि ऐसा? वहाँ पे प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन वहाँ पे जो है वो मोस्टली जो है ना वो लोग जाते हैं जो स्पेशली कुछ अरसा के लिए, जिन्होंने वहाँ पे काम करना होता है, क्योंकि वहाँ पे जो लैंग्वेज है स्कूल में वो बेसिक, जो शुरू में वो डच में बच्चों को पढ़ाते हैं, 5वीं के बाद वो इंग्लिश ऐड करते हैं सब। लेकिन कुछ जो लोग होते हैं जो वहाँ पे टेम्परेरी तौर पे आए होते हैं, फॉर एग्जांपल जिनके वो कहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ें, डच ना पढ़ें, क्योंकि उन्होंने स्टे 1-2 साल के लिए करना होता है, ठीक है, उनके लिए जो है वो फिर इंग्लिश स्कूल भी हैं। उनकी फ़ीसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन 1200-1300 यूरो पर मंथ एक बच्चे की फ़ीस है, और वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज भी नहीं होता है, क्योंकि वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। एक्सपर्ट तो वहाँ पे चले जाते हैं, तो जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, हुनरमंद नहीं हैं, उनके लिए भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन ममालिक में जाने की? जो मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी तक जो डेवलप हुई है, सबसे आसान है जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो तो चले जाते हैं। मैं IT से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी पब्लिक डीलिंग नहीं है। देखा जाए तो नीदरलैंड एक वो मुल्क है जो कि डच बोलता है, डच ज़बान है, वहाँ पे इंग्लिश लोग बोल लेते हैं, बात करते हैं, लेकिन उनकी कौमी ज़बान जो है वो डच है, और वो उसी में प्रेफर करते हैं बात करना, ठीक है।
अब जो जिस तरह आईटी के शोबे में आपको उधर की लैंग्वेज आना ज़रूरी नहीं है, क्यों, मैंने सारा दिन बैठा लैपटॉप पे काम करना है, मैंने क्लाइंट से नहीं मिलना, मैंने अपना काम करना है और मेरी लोगों से मुलाकात बहुत कम है या सिर्फ टीम के साथ मुलाकात है। वहाँ पे वो इतनी इंग्लिश बोल लेते हैं और मेरा काम चल जाता है। जो दूसरी फील्ड हैं, मिसाल के तौर पे डॉक्टर हो गए या आपके डेंटिस्ट या और जो आपके ड्राइवर्स, इस तरह की जो फील्ड्स हैं वहाँ पे लैंग्वेज आना ज़रूरी है, क्योंकि उनका लोगों के साथ ताल्लुक़ होना है। अगर आपको वहाँ की ज़बान नहीं आती तो वो आपके लिए वहाँ पे नौकरी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप उस मुल्क में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उनकी ज़बान सीखनी पड़ेगी। ज़बान सीखने के बाद आप जो है वो इस काबिल होंगे कि आप हर कोई ऐसा हुनर भी होना चाहिए जिसकी वहाँ पे ज़रूरत है। वहाँ पे जो मेन जो शॉर्टेज है वो आईटी के लोगों की है, डॉक्टर्स की है, वो एक्सपर्ट हो गए, वो एक्सपर्ट हो गए, ठीक है। जो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। हाँ, जो नॉर्मल लोग हैं वहाँ पे उनकी अपनी आबादी इतनी है जो लोकल जॉब्स हैं, जो हाईली स्किल्ड जॉब्स नहीं हैं, वो उनको कवर करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। लेकिन जो स्किल्ड के लिए उनके पास बिल्कुल कमी है, तो उस वजह से जो है वो कंपनीज इतना रिस्क भी लेती हैं। उनके लिए रिस्क होता है कि बंदा बाहर से बुला के उसका वीज़ा लगवाएं और सारा कुछ करें। अच्छा, नीदरलैंड यूरोपियन यूनियन में शामिल है, तो वहाँ पे सारे ममालिक की करेंसी एक ही है, यूरो ही है, या कोई ममालिक ऐसे हैं जिसकी अपनी करेंसी भी हो? नहीं, वहाँ पे कुछ यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं उनकी अपनी करेंसी भी है, जो कि अभी भी वो यूज़ करते हैं। जैसे नीदरलैंड्स जो है, इसकी करेंसी कुछ और थी। 2001 के शुरू में इन्होंने अपनी करेंसी ख़त्म करके यूरो में ले गए, लेकिन वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी जो ट्रेड जो कन्वर्जन रेट है वो ऑलमोस्ट स्टेबल है। तो वो कंट्री के ऊपर होता है कि वो अपने आप को यूरो में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि नहीं। जैसे चेक रिपब्लिक है, वहाँ पे चेक कोरोना यूज़ होता है। इसी तरह और दीगर ममालिक हैं जो स्पेशली ईस्टर्न यूरोप में कुछ जो कि उधर की लोकल करेंसी यूज़ करते हैं। अच्छा, ये यूरोपीय यूनियन कई ममालिक का इत्तेहाद है, तो वहाँ पे तो सुना है कि आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क बगैर वीज़े, एक ही वीज़ा जिस मुल्क में आप चले गए वो ही इस्तेमाल होता है जी। तो शेंजन वीज़ा ये क्या चीज़ है? शेंजन वीज़ा बेसिकली ये एक शेंजन वीज़े में जो है वो शेंजन स्टेट्स होते हैं। एक तो होता है कि आप यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, दूसरा मोस्टली वही मुल्क जो हैं वो शेंजन स्टेट्स का भी पार्ट होते हैं, ठीक है। अब शेंजन, अगर आपके पास एक किसी मुल्क का शेंजन वीज़ा है तो आप बाकी भी किसी मुल्क बगैर वीज़े के आप वो मुल्क विज़िट कर सकते हैं और वो वहाँ पे घूम फिर के सैर तफरीक करने जा सकते हैं। उसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई बॉर्डर कंट्रोल नहीं है, कोई इमिग्रेशन इन्वॉल्व नहीं है। कार्ड का इतना ज़्यादा इस्तेमाल है कि वो कैश इस्तेमाल ही नहीं होता। आपके एक दोस्त बता रहे थे कि वो पाकिस्तान से गया तो उसके जेब में 100 यूरो था, जो भी था। वो कहता जब मैं वापस आया हूँ तो मेरी जेब में वो नोट उसी तरह से पड़ा हुआ था, क्योंकि सारी की सारी खरीदारी कार्ड के ज़रिए होती है। तो आप इस हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस? जी बिल्कुल, ये सही बात है। मेरे वॉलेट में भी कोई 15-20 यूरो बस पड़े होते हैं किसी ज़रूरत के तहत, अगर मोबाइल बंद हो जाए, वरना मैं मोबाइल से या कार्ड से पेमेंट कर रहा होता हूँ। इवन के सब्ज़ी वाले के पास भी कार्ड वाली मशीन है, इवन किसी ने छोटा स्टॉल भी लगाया तो उसके पास कार्ड वाली भी मशीन है। और इवन के कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ पे वो कैश लेते ही नहीं है, लेते ही कार्ड है। अच्छा, ये आजकल नेट का दौर है, नेट अगर कहीं पे ख़राब हो जाए या कोई और मसला आ जाए तो फिर परेशानी तो होती होगी। वहाँ पे इंटरनेट जाता नहीं, मैंने कभी इतना फील नहीं किया कि इंटरनेट अच्छा, ये देखें कि पाकिस्तान में ये हुआ कि पिछले दिनों 2 छुट्टियाँ कटी थी, हमें ATM पे गए हैं, वो पैसे ख़त्म हो गए। उसके बाद आपके पास लाखों रुपया बैंक में पड़ा हुआ है, लेकिन आपकी जेब में अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि कुछ नहीं है। इसी तरीके से ज़रा हम इसको ज़रा ब्रॉड एस्पेक्ट में देखते हैं, तो अगर किसी वजह से नेट ख़त्म हो जाता है, कोई और वजह हो जाती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो जो आपका लाखों करोड़ों रुपया बैंकों में पड़ा हुआ है वो तो फिर आप समझें कि वो क्या फ़ायदा उसका? देखें, ये इस तरह की सिचुएशन तो कहीं पे भी कभी भी हो सकती है। तो उसके लिए जो है वो आपके पास, जो मैं समझता हूँ, एक हार्ड कैश जो है आपके पास घर में होना चाहिए मुश्किल वक्त के लिए, जिससे आपका जो है वो गुजर बसर हो सके। अच्छा, मेरा असल में ये सवाल भी है कि जो हमने आजकल सिस्टम चल रहा है, अरबों खरबों रुपये लोगों के बैंक में पड़े हुए हैं, लेकिन किसी वजह से अगर कोई क्राइसिस आता है, जैसे मैंने बात की कि बिजली बंद हो जाती है, लेकिन इतने तवील अरसे तक के लिए बंद तो नहीं हो सकती, जितने अरसे के लिए बंद होती है वो आपका पैसा नहीं है। इससे बड़ा क्राइसिस आ जाता है तो हो सकता है कि वो सारे का सारा डूब भी जाए। आप वहाँ पे तो नहीं मैं फील करता ऐसा कोई खदशा, लेकिन हाँ, पाकिस्तान में जिस तरह की सिचुएशन अभी करंटली चल रही है, जो हमारे मामला चल रहे हैं, जैसे कि हमारा वो
बैंक करप्सी होने का भी खतरा हमारे ऊपर मंडला रहा है, ठीक है, इंटरनेशनली। तो उस वजह से अब यही है कि मेरी सजेशन तो ये है कि आप अपने हाथ में कैश ज़्यादा अच्छा, से ये ज़्यादा आपने कैश वाली बात की है। ये देखें, जैसे कोरोना आया तो कई ममालिक ने वहाँ से दूसरे ममालिक के शहरियों को कहा जी आप चले जाएं। अच्छा, इसी तरीके से खुदा न खास्ता ऐसा कोई और बहरान आ जाता है, कहते हैं जी छुट्टी करें, वो जो लोगों के पैसे वहाँ पे बैंकों में पड़े हुए हैं, तो वो आप समझते हैं कि वो महफूज हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर उन लोगों की नीयत ख़राब नहीं होती तो। नहीं, मैं समझता हूँ कि वो जो ये इस तरह के जो मैटर्स हैं ना, जो इंसानी हकूक़ या इस तरह के जो मामला हैं, वहाँ पे लॉ इतना स्ट्रॉन्ग है कि गवर्नमेंट लेवल पे भी वो इस तरह की ज़्यादती लोगों के साथ नहीं कर सकते। ये अगर ये पाकिस्तान में ये देखें, गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान में 98 में धमाके हुए तो उन्होंने वो फॉरेन करेंसी अकाउंट बंद कर दिया। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट का क्या पता है कि कब उनकी पॉलिसी कोई हो जाए? मोस्टली जो इस तरह के डिसीजन हैं वो मैंने मोस्टली पाकिस्तान में ही देखे हैं। जो इस तरह के मामला होते हैं वहाँ पे जो है वो, क्योंकि सबसे ऊपर जो है लॉ है, ठीक है, लॉ के अंडर गवर्नमेंट है और लॉ के अंदर ही अवाम है। कोई आम शहरी भी गवर्नमेंट के खिलाफ एक अपील करेगा तो वो उसका केस स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह की मामला, यही तो मेन चीज़ है। यूरोप जो है यही तो चूरन बेचता है कि अच्छा, वहाँ पे आपको सिक्योरिटी हासिल है हर सही तरह। है। उसामा, मेरा आपसे सवाल है, और जो लोग हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और ये जो हमारे साथी हैं, उनसे भी ये मेरा सवाल है, उनके लिए भी है और उनसे भी है कि आप अपने पैसे को, अपनी वेल्थ को कहाँ पे महफूज समझते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महफूज है? क्योंकि आपकी जेब में महफूज नहीं है, आपके घर में महफूज नहीं है, बैंकों के लॉकर टूट जाते हैं, पॉलिसियाँ बदल जाती हैं, तो क्या समझते हैं कि कहाँ पे आपकी वेल्थ महफूज हो सकती है? देखिए जी, अगर तो इस तरह की बस सिचुएशन है तो मैं कहूँगा फिर हम वापस स्टोन एज में जाएं, जिस तरह पहले हमारे बुजुर्ग करते थे कि घर के अंदर आप गड्ढा खोदें, उसके वहाँ अंदर पे डाकू जब आ जाते हैं ना, वो पूछ लेते हैं कहाँ पे क्या चीज़ है। तो सारे घर के जो रहने वाले हैं वो सारे के सारे इतने बहादुर नहीं होते कि जान दे दें उसके लिए, उन पैसों के लिए। नहीं, मतलब मेरा कहने का मकसद है कि आजकल चोरों को तो नहीं पता ना कि आप घड़े में चीज़ें रखेंगे या मिट्टी में दबा के चीज़ें रखेंगे या कोई इस तरह के मामला। ठीक है, अब फिर यही हल बचता है। इसके अलावा तो मैं अच्छा, समझता हूँ वैसे कि मैं ना इसमें थोड़ा सा भी मेरे जहन में आ गया कि आपका पैसा महफूज अगर है तो वही पैसा आपका महफूज है जो आपके पास है और जो आपने सर्कुलेशन में है, एग्जैक्टली घूम रहा है, या फिर आपने कहीं ना कहीं वो अल्लाह की राह में इस्तेमाल कर दिया तो वो आपके काम आ सकता है। एग्जैक्टली। ये तीसरी चीज़ ये है कि आपने कोई एसेट लिए हुए हैं, मिसाल के तौर पर कोई गाड़ी या कोई घर, कोई इस तरह की चीज़ ली हुई है जो कि आप एसेट डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। ठीक। वहाँ पे सियासी मकामात क्या हैं? लोग वहाँ पे तफरीह के लिए भी जाते हैं? जी बिल्कुल जाते हैं। एम्स्टर्डम जो है वो ऑब्वियसली एक वन ऑफ द टूरिस्ट सिटी, अमेरिकन से लेकर हर नेशनैलिटी वहाँ पे टूरिज़म के लिए आती है। और उसके अलावा वहाँ के उनके जो है फील्ड्स, जो उनकी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो फील्ड्स हैं, और उनके जो फ्लावर्स का एक सीज़न आता है, ट्यूलिप्स फील्ड्स जिसे बोलते हैं। अच्छा, वो स्प्रिंग फूलों में, का इसको मुल्क भी कहते हैं ना, हाँ हॉलैंड को। जी, वहाँ पे ट्यूलिप्स उगते हैं और वो स्प्रिंग में जो है वो लोग स्पेशल वो ट्यूलिप फील्ड्स देखने आते हैं, जिसमें आपको जो है ना मुख्तलिफ रंगों के ट्यूलिप्स आपको अच्छा, दिखेंगे। और ट्यूलिप क्या है आम बंदों के लिए? ट्यूलिप जो है वो एक बेसिकली फूल की किस्म है। अच्छा। अगर आप इसको बेशक गूगल पे सर्च भी करें तो आपको वो नज़र आ जाएगा। उसमें मुख्तलिफ रंग होते हैं, लाल, अच्छा, ऑरेंज, डिफरेंट कलर्स के, और ये सारा जो है वो ऑटोमेटेड तरीके से उगाते हैं। मतलब ये नहीं कि कोई एक बंदा पिक कर रहा होता है। इसके ऊपर आप पूरी डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं कि वो पूरी एक मशीन जो है वो फूलों को काट लेती है, पूरी वो मशीन वो उठा लेती है। तो इसमें वो उन्होंने इस चीज़ को भी, उसकी बीज बोने से लेकर सब कुछ जो है वो कंप्यूटराइज, वो ट्रैक्टर के साथ वो एक बंदा कर रहा होता है। अच्छा, तो मौसम वहाँ पे कैसे होता है? मौसम वहाँ पे जो है वो ठंडा है ऑब्वियसली पाकिस्तान की निस्बत, और वहाँ पे हवा जो है वो काफ़ी तेज चलती है, जिसकी वजह से 12 के 12 महीने ठंडा रहता है या कुछ मौसम ऐसे भी आते हैं? अगर मैं अपना अंदाज़ा बताऊँ तो मई तक जैकेट पहनी जाती है। अच्छा, ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त जो ये 3 महीने हैं, इसमें आपको जैकेट की ज़रूरत नहीं है। इवन सितंबर में आपको फिर दोबारा जो है वो एसी लगे हुए हैं वहाँ पे? जी, एसी लगे हुए हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ पे ना टेम्परेचर जो है वो कई दफ़ा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इवन के मोस्टली जो एवरेज टेम्परेचर गर्मियों में रहता है वो 25 से 27 डिग्री के दरमियान रहता है। अच्छा, आप फैमिली के साथ ही वहाँ रहते हैं तो आप तफरीह के लिए छुट्टी के दिन करीबी पार्क में जाते हैं, तो किस तरह की पार्क्स हैं वहाँ पे, या क्या आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं छुट्टी के दिन में? छुट्टी के दिन में जी देखें वहाँ पे मुख्तलिफ पार्क्स हैं, उसके अलावा पेटिंग जूज हैं,
जिसमें सारे जो हैं वो पेट एनिमल्स उन्होंने रखे हुए हैं। अच्छा। और इस तरह मुख्तलिफ वहाँ पे लेक्स हैं जहाँ पे डक्स वगैरह जो हैं वो होती हैं। और लोग जो अक्सर जो है वो अपने वीकेंड में जो उनका खाना जो बचा होता है, ब्रेड जो उनकी ज़ाया हो रही होती है, उनको खाना खिलाने भी आ रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा बच्चों के लिए झूले और इस तरह की चीज़ें भी हैं। तो सिनेमा घर भी हैं वहाँ पे? जी बिल्कुल है। और ऑब्वियसली लोग मूवी देखने भी जाते हैं। आप कभी गए हैं वहाँ पे? नहीं, मैं वहाँ पे मूवी देखने नहीं गया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो अभी घर की इन्वायरमेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पानी कहाँ से आता है वहाँ पे पीने के लिए और इस्तेमाल के लिए, नहाने वगैरह के लिए? पानी जो है वो जैसे पाकिस्तान में हमारा मोटर सिस्टम है वैसे नहीं है। वो एक सेंट्रलाइज्ड उनका पानी का सिस्टम है जो कि हर घर में पानी पहुँचता है। जैसे हमारे गटरों की सीवरेज होती है, इसी तरह उनके साफ पानी की एक अलहदा वहाँ पे कुआं बना हुआ है। ठीक है, मतलब हर पानी जखीरा करने के लिए जगह बनी हुई है। जी, वो अंडरग्राउंड है। वो जैसे आपका गटरों का सीवरेज सिस्टम है, जैसे कि गटर होता है और नीचे पाइप बिछे हुए हैं पूरी, इसी तरह उनका साफ पानी का भी एक अलग गटर कह सकते हैं। हाँ, वो कुआं ही हो गया, टाइप कह सकते हैं। हाँ जी, लेकिन शक्ल उसकी ऐसी जैसे हमारे जैसे आम गटर होता है। ठीक है, और वो पूरा तंदूर टाइप ज्यादा बेहतर है, बड़ा सा तंदूर जैसे होता है। और उसकी जो है प्रॉपर वो लाइनों में पानी वहाँ पे लाइनों में पानी होता है। और दूसरा उसके साथ ही गटर वाला एक वो बना हुआ है। हाँ, तो उसमें इस्तेमाल के बाद का पानी है, इसमें इस्तेमाल से पहले का पानी। हाँ जी, और टैंकियाँ नहीं बनी हुई, कोई टैंकी नहीं है। और हर घर पानी से कनेक्टेड है और उससे के जितना पानी यूज करते हैं उतना मीटर जो है वो आपका चलता है, आपको उस हिसाब से बिल आ जाता है। आपने अच्छा, ये भी सुना है कि वहाँ पे जो वॉशरूम है वहाँ पे ना तो लोटा है ना मुस्लिम शावर है। हाँ, नहीं है, क्योंकि वो लोग टिश्यू यूज करते हैं। अच्छा। ठीक है, तो उसके लिए जो है फिर दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि हम जो मुस्लिम कम्युनिटी है या जो मुस्लिम शावर का इस्तेमाल करती है, वो शावर से एक पाइप निकाल के ऑल्ट्रेशन करके मुस्लिम शावर बना लेते हैं। अच्छा, एक तो ऑल्ट्रेशन हो जाती है, लेकिन किराए के घर में लोग जो है मोस्टली अवॉइड करते हैं ऑल्ट्रेशन करना। हाँ ठीक। अच्छा, तो ये ट्रांसपोर्ट वहाँ पे कैसी है? ट्रांसपोर्ट जो है वो सस्ती है, महंगी है? पेट्रोल कैसे है? पेट्रोल जो है वो तकरीबन इस वक्त 2 यूरो पर लीटर के करीब है, जो कि पाकिस्तानी अंदाज़न 500 रुपए लीटर। गाड़ी आपने कौन सी रखी? गाड़ी उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि गाड़ी मैंने कितने की आपने ली वो गाड़ी? मेरे पास गाड़ी किया पिकांटो है, वहाँ पे 2006 मॉडल है, पुरानी गाड़ी है। और वो जो है गाड़ी मैंने ली थी 1200 यूरो की। अच्छा। जो कि उस वक्त पाकिस्तानी तकरीबन 2.5 लाख रुपए थे। ठीक है। अच्छा, गाड़ी बहुत सस्ती पाकिस्तान। हाँ, पुरानी गाड़ी की कोई गाड़ी नहीं आती पाकिस्तान। एग्जैक्टली। और वो गाड़ी का जो है वो महीने का जो खर्चा है ना, वो जो आपने गवर्नमेंट को देना है, उसका रोड टैक्स और इंश्योरेंस, ये दोनों मामला मिला के जो है तकरीबन 70 यूरो आपने उसका पे करना ही करना है हर महीने, अगर आप गाड़ी चलाएं ना चलाएं। तो ट्रैफिक का सिस्टम ठीक है वहाँ पे? ट्रैफिक का सिस्टम अच्छा है। ड्राइवर किधर बैठता है? लेफ्ट हैंड पे? नहीं, लेफ्ट ऑपोजिट पाकिस्तान से लेफ्ट हैंड ड्राइवर। अच्छा, ठीक है। और राइट साइड पे बैठता है गाड़ी के, स्टीयरिंग उसका? नहीं, लेफ्ट साइड पे बैठता है। अच्छा, ठीक। पैसेंजर राइट साइड पे हो गया। तो बाकी ट्रैफिक जो है उधर सड़कें जो है विद इन सिटी सारी सिंगल लेन मोस्टली सड़कें हैं, डबल लेन बहुत कम है। तो बहुत होता होगा फिर? पीक आवर्स में हो जाता है, लेकिन वो लोग जो है उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बाइक से ज़्यादा साइकिल? हाँ, साइकिल का ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इवन कि मैं खुद विद इन सिटी जो है साइकिल प्रेफर करता हूँ। हाँ, अगर मैंने 3-4 किलोमीटर से ज़्यादा कहीं दूर जाना हो तो फिर मैं गाड़ी निकालता हूँ, वरना मैं साइकिल ही इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, तो साइकिल के लिए वही सड़क है या कोई अलग ट्रैक है? नहीं, साइकिल के लिए ये नीदरलैंड वन ऑफ द डिफरेंट कंट्री के जहाँ पे ना साइकिल लेन ऑलमोस्ट हर सड़क पे उसके साथ एक रेड कलर की साइकिल लेन बनी हुई है मेन रोड के साथ। इवन कि आप साइकिल से एक कंट्री के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं, उसके लिए भी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि साइकिल लेन बनी हुई है। ठीक है, और लोग उसका ट्रैक भी करते हैं कि एक कोने से दूसरे कोने में साइकिलों में जाते हैं। अच्छा, आप पाकिस्तान से वहाँ जाते हैं, वहाँ से आप पाकिस्तान आते हैं, जैसे आपने ये शर्ट मुझे ला के दी है वहाँ से। जी। अच्छा, इस तरह से वहाँ से यहाँ के लोग वहाँ से कौन सी चीज़ें मंगवाना पसंद करते हैं और वहाँ के लोग आपसे क्या कहते हैं कि लोग पाकिस्तान जाएँ तो हमारे लिए ये चीज़ लेके आए? यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो दोस्तों की रिक्वेस्ट होती है या तो हमारे लिए कोई जैकेट वगैरह ले आओ, या जो चॉकलेट के शौकीन होते हैं वो चॉकलेट जो उसके अलावा उनकी एक सुगाद है स्ट्रूप वॉफल्स के नाम से। हाँ जी, स्ट्रूप वॉफल्स उनके मशहूर हैं, तो वो एक चीज़ है जो मैं अपने दोस्तों वगैरह के लिए ले आता हूँ। अच्छा, जब
बात है इधर से उधर की, तो उधर भी जारी बात है मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ या क्रिकेट खेल लेता हूँ, ठीक है। तो वो भी बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें मंगवा लेते हैं, मिठाई होगी जिसमें कोई मिठाई होगी, कोई बेकरी की आइटम, लाहौर की डिफरेंट कोई मशहूर बेकरी, बिस्किट्स हो, इस तरह की कोई चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें जो है फिर उनके लिए ले जाता हूँ। अच्छा, आखिर पे मैं ये सवाल कर लूँगा कि वहाँ पे जो नीदरलैंड के मुकामी लोग हैं उनसे आपकी मुलाकातें रहती हैं, दोस्ती भी होगी, तो डॉक्टर कदीर खान के हवाले से कभी किसी ने कोई बात की है आपसे? एक दफ़ा मेरे साथ एक उधर के लोकल की बात हुई थी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के बारे में। अच्छा। तो उससे मेरी बात ही उस तरह हुई कि मैं एक दोस्त के थ्रू उसको मिला, दोस्त का दोस्त था मेरे, तो उसने मुझसे पूछा कि तुम किधर से हो, तो मैंने उसे बताया कि ना मैं पाकिस्तान से हूँ। तो आगे से उसका पहला जवाब ये था, अच्छा वो तुम लोगों का वो स्पाई एजेंट आया था जिसने ना हमारी एटमी टेक्नोलॉजी चुरा ली थी, ठीक है। उसका पहला आगे से जवाब मुझे ये आया। तो मैंने कहा कि यार इस बारे में मुझे इतनी तफसीलात पता नहीं है कि उसने चुराई थी कि नहीं चुराई थी, हाँ लेकिन उस बंदे ने जो है वो ऑब्वियसली हम उसे हीरो मानते हैं, वो हमारा साइंटिस्ट है और जिसने एटमी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मुतारिफ कराई है, सारा कुछ किया। तो खैर इस बारे में मेरी इससे फिर दोबारा मज़ीद बहस नहीं हुई क्योंकि मुझे इतना इल्म ही नहीं था इस बारे में। अच्छा, वो सामा साहब ये वो ना, मैं आपको अपनी किताब देता हूँ, ये किताब मोहसिन मिल्लत, इसको आप देखें, आपको पूरे के पूरे जवाब मिल जाएंगे जो हालांकि के लोगों के जहन में है। जिस तरीके से डॉक्टर कदीर खान को सज़ा हुई थी और उनकी सज़ा फिर ख़त्म भी हो गई थी। सज़ा ख़त्म होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान से एक बंदा जाता है, केस लड़ता है, सज़ा ख़त्म हो जाती है, तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि उनको नाजायज़ तरीके से सज़ा दी गई थी और उन्होंने उस केस को कंटेस्ट नहीं पहले किया था। जब उन्होंने केस लड़ा तो उन्होंने फिर उनकी अदालत ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को बरी कर दिया था। तो इसलिए हमें गिल्टी कॉन्शियंस नहीं होना चाहिए क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कोई चोरी नहीं की, ये उनकी अदालत का बाद का फैसला है। हाँ खैर मुझे इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जैसे मैं ये किताब जो है इसमें पढ़ूंगा भी और इसको देखूंगा भी ऑब्वियसली, लेकिन खैर मैंने जिस टॉपिक का मुझे नहीं पता था मैं अवॉइड करता हूँ उसके बारे में बहस। लेकिन ऐसे हाँ अभी बहस करने की, लेकिन बहस आपने नहीं करनी, उनको आपने जब कभी मौका मिले या आपने किताब पढ़ी होगी तो बड़े अच्छे तरीके से आप उनको डॉक्टर खान साहब के बारे में दिल दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।